Hello and welcome to Krishna's IS Delhi. I am Krishna Kumar and today I am going to talk with you about how to prepare anthropology. Today, my focus is that how to understand some important concept related to anthropology. देखो एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी करते हो तो एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत कई ऐसे टर्म हैं, कई ऐसे कॉन्सेप्ट है जो दिया हुआ है। तो उस टर्म और कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं समझते हैं, उसके एप्लीकेशन को नहीं समझते हैं, तो आप ठीक ढंग से अपने विषय वस्तु को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अगर विषय वस्तु को समझना है तो आपको जो टर्म दिया हुआ है, जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसकी क्लियर आपकी समझ होनी चाहिए। तो आज मैं एक महत्वपूर्ण टर्म जो है, जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में दिया हुआ है, उससे सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के टर्म को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टर्म हम आपसे चर्चा करेंगे और उससे कॉन्सेप्ट से आप एक तरह से लाभान्वित होंगे, क्योंकि एक चीज़ तो ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एंथ्रोपोलॉजी में आपको प्रॉब्लम होती है। अगर कॉन्सेप्ट पर आपने कमांड कर लिया तो आप एंथ्रोपोलॉजी में 300 मार्क्स इजीली आप प्राप्त कर लेते हो। जैसे एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत फेमस है, जिसको हम कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म, राइट? कल्चरल रिलेटिविज्म। अब देखिए, ये बात ध्यान में रखना है कि ये कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कल्चरल रिलेटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से यूपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है, राइट? मेनी टाइम यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कल्चरल रिलेटिविज्म। तो सबसे पहले आपको कल्चरल रिलेटिविज्म को समझना है, राइट? और कल्चरल रिलेटिविज्म को समझने का प्रयास करते हैं तो एक और चीज़ आप समझिए कि इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज्ड जो किया एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इस कॉन्सेप्ट को जिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया उनका नाम है फ्रेंच बुआस, राइट? एंड फ्रेंच बुआस जो है, ही वॉज अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एक तरह से इनको फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म के जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज करने में फ्रेंच बुआस दो महत्वपूर्ण चीज़ों का यहाँ पर क्रिटिक्स कर रहे थे। एक तो इसके पहले ही कॉन्सेप्ट प्रचलित था एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत और सोशल साइंस के अंतर्गत, उसको बोलते हैं इथनोसेंट्रिज्म, राइट? तो एक तो इथनोसेंट्रिज्म के कॉन्सेप्ट को इसके माध्यम से फ्रेंच बुआस क्रिटिसाइज करना चाह रहे थे, और दूसरा एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट डेवलप है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, है ना? तो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को एक तरह से फ्रेंच बुआस इसके माध्यम से क्रिटिसाइज करने का प्रयास करते हैं। और ये इस तरह से डेवलप होता है कि अगर आप देखोगे कि इथनोसेंट्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, उस इथनोसेंट्रिज्म के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो कल्चर का कॉन्सेप्ट था, या क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो कल्चर के इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो उसमें जनरली कल्चर का इवोल्यूशन इस तरह से दिखाया गया है कि कल्चर जो है 3 इम्पॉर्टेंट स्टेज से इवोल्व करता है, और 3 इम्पॉर्टेंट जो स्टेज से इवोल्व करता है, सेवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन। तो जो यूरोपियन और कुछ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, उन लोगों ने ये स्टेबल करने का प्रयास किया था कि यूरो अमेरिकन जो सोसाइटी है, दैट वाज एट द स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन, और
रेस्ट जो सोसाइटी है, चाहे एशिया की बात करें, चाहे अफ्रीका की बात करें, चाहे लैटिन अमेरिका की बात करें, आइदर एट द स्टेज ऑफ सेवेजरी और वारवरिज्म। तो एक तरह से यहाँ कल्चर का जो कॉन्सेप्ट उन लोगों ने दिखाया था कि कल्चर में क्या होता है कि सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का कॉन्सेप्ट होता है। और इथनोसेंट्रिक के जो उनकी बायस थी, राइट, इथनोसेंट्रिक बायस का मतलब क्या है कि वो एक तरह से यूरोपियन जो वे ऑफ थॉट है, यानी यूरोप के लोगों को सभ्यता के ऊंच स्तर पर रख करके नन यूरोपियन सिविलाइजेशन का अध्ययन करते हैं और पहले ही मान लेते हैं कि नन यूरोपियन पीपुल आर आइदर एट द स्टेज ऑफ सेवेजरी और बार्बरिज्म। यानी कल्चर के कॉन्सेप्ट जो है, उस कॉन्सेप्ट को उन लोगों ने इथनोसेंट्रिक व्यू के आधार पर प्रपोज करने का प्रयास किया था। इसका क्रिटिक्स जो है फ्रेंजवास जो है कल्चरल रिलेटिविज्म के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो कल्चरल रिलेटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज कल्चरल रिलेटिविज्म, राइट। तो कल्चरल रिलेटिविज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि नो एनी कल्चर इज सुपीरियर और नो एनी कल्चर इज इन्फीरियर बिकॉज ईच कल्चर हैज़ देयर ओन यूनिकनेस, है ना। फ्रेंजवास कह रहे हैं कि कोई भी कल्चर ना सुपीरियर है ना इन्फीरियर है, प्रत्येक कल्चर जो है एक तरह से यूनिक है। क्यों प्रत्येक कल्चर यूनिक है? क्योंकि जो कल्चर जो होता है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट। तो कल्चर का जो फॉर्मेशन है इसका संबंध इसके ज्योग्राफी से है, राइट। और अगर वर्ल्ड के पूरे ज्योग्राफी को देखें तो ज्योग्राफी में कई तरह से डाइवर्सिटी है, कई तरह से अंतर है। तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो लोग सरवाइव करते हैं वो अगर कोई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए करते हैं और उससे वह सोसाइटी सरवाइव करता है। इसी क्रम में जो है कल्चर का इवोल्यूशन होता है, राइट। यानी कल्चर जो है, जो कि यूरोपियन या क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट लोग जो थॉट डेवलप किए थे कि कल्चर जो है एक सीक्वेंशियल मैनर में इवोल्व करता है कि पहले सेवेजरी का स्टेज आएगा, फिर बार्बरिज्म का आएगा, फिर सिविलाइजेशन का आएगा। फ्रेंजवास ने कहा कि ऐसा नहीं है, कि अलग अलग ज्योग्राफी के अंतर्गत जो पीपुल वहाँ रह रहे हैं उन लोगों ने अपने ज्योग्राफी के साथ एडेप्टेशन किया। एडेप्टेशन के टूल्स के रूप में जब कल्चर का फॉर्मेशन किया तो कल्चर यूनिक होती है, कोई भी कल्चर सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होती है। दूसरा, इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत फ्रेंजवास ने कहा कि कल्चर चूँकि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में डेवलप हो रही है तो इसका एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, राइट। हिस्टोरिकल इसका जो बैकग्राउंड है वो कल्चर को शेप देता है, यानी कि कल्चर का एक पर्टिकुलर हिस्ट्री भी होता है जिसको बाद में एक अलग कॉन्सेप्ट के रूप में आप हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म के रूप में समझेंगे। तो कल्चर का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है और वह जो हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है वो उसके ज्योग्राफिकल जो आइडेंटिटी है उससे कनेक्ट है। और इसके कारण क्या होती है कल्चर के, एक तो कल्चर क्या होती है कि यूनिक होती है, राइट। एक तो कल्चर रिलेटिविज्म में ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कि कल्चरल रिलेटिविज्म को एक अप्रोच के रूप में भी हम एक्सेप्ट करते हैं। अप्रोच के रूप में एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि एक इन जनरल कॉन्सेप्ट जिसमें वो क्रिटिक्स भी करते हैं इनके अप्रोच को, क्योंकि ये कल्चर का जो एक्सप्लेनेशन देते हैं उसमें ये मान के चलते हैं
कि कल्चर जो है इन्फीरियर और सुपीरियर होता है। फ्रेंच बॉस ने कहा कि नहीं, नो यानी कल्चर इज सुपीरियर और इन्फीरियर, ईच कल्चर हैज़ देयर ओन यूनिकनेस। तो फ्रेंच बॉस इस बात की कह रहे हैं कि कोई भी कल्चर जो है वो सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है, उसकी अपनी यूनिकनेस होती है। तो इनके इस चीज़ को उन्होंने एक तरह से क्रिटिसाइज किया। दूसरा जो है कल्चर रिलेटिविज्म जो है, ये एक तरह से कल्चर के स्टडी का अप्रोच है, एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कल्चर। और कल्चर रिलेटिविज्म के अंतर्गत फ्रेंच बॉस ने कहा कि अगर किसी कल्चर का अध्ययन करना है तो you should have to study about culture according to the worldview of the people of that culture, right? यानी किसी कल्चर का स्टडी करना है तो कल्चर का स्टडी, जिस कल्चर का हम अध्ययन करते हैं उनके लोगों के दृष्टिकोण के अनुसार उनकी अपनी एक विश्व दृष्टि होती है, अपनी एक उनका कल्चर एक्सप्लेन करता है, वर्ल्ड को देखने का उनका अपना नज़रिया होता है। तो उसकी अकॉर्डिंग जो है कल्चर का अध्ययन करना चाहिए, राइट? तो इथनोसेंट्रिज्म जो था ये कल्चर के संदर्भ में आउटसाइडर व्यू पर बेस्ड था, यानी बाहरी दृष्टिकोण, यानी कि जो यूरोपियन व्यक्ति अगर इंडिया के कल्चर को नहीं समझता है और वह आता है इंडिया में इंडिया के कल्चर को पढ़ने, राइट, तो उसका एक पहले से बायस है कि इंडियन कल्चर जो है अनसिविलाइज्ड है। उदाहरण स्वरूप अगर आप देख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में कि अगर कोई यूरोपियन इंडिया में इंडियन कल्चर का स्टडी करने आता, राइट, तो 19वीं सेंचुरी में जब अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे तब क्या था कि उन लोगों ने डिक्लेयर कर रखा था कि इंडियन जो हैं अनसिविलाइज्ड हैं, राइट। तो इस तरह के जो उनके बायस थे, ये उनके आउटसाइडर व्यू थे, उसके परिप्रेक्ष्य में उन लोगों ने जब भारतीय कल्चर का, इंडियन कल्चर का अध्ययन किया तो उन्होंने क्या कहा कि भारतीय लोग असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। फ्रेंच बॉस कह रहे हैं कि कल्चर का जो अध्ययन है ये वहाँ के लोगों के व्यू के अनुसार होना चाहिए, यानी कि आपको कल्चर का अध्ययन इनर व्यू के आधार पर करना चाहिए, यानी उन लोगों का दृष्टिकोण क्या है। जब तक उन लोगों के दृष्टिकोण के अनुरूप आप उसके कल्चर का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप कल्चर को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं। अब यहीं से एक नया चीज़ इस इनर व्यू के अध्ययन में, कल्चर रिलेटिविज्म में क्या आया कि फ्रेंच बॉस कह रहे हैं कि बिना फील्ड वर्क, है ना, कि आप लोगों के व्यू को कैसे समझ सकते हैं। जबकि इथनोसेंट्रिक जो व्यू था, जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट जिसको फॉलो कर रहे थे, वो एक तरह से फील्ड वर्क का अनुभव उसमें शामिल नहीं था, यानी उनका अध्ययन सुनी सुनाई बातों पर होती थी और एक तो बायस थे। और इस कारण से ये जब व्यू यहाँ पर दे रहे हैं फ्रेंच बॉस कल्चर रिलेटिविज्म के अंतर्गत, तो यहाँ से फील्डवर्क को एंथ्रोपोलॉजी में नेसेसरी बनाने का ये प्रयास करते हैं। और फील्डवर्क का मतलब क्या है कि लोगों के साथ पार्टिसिपेट कीजिए, लोगों से बात कीजिए कि वो अपने कल्चर को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, और अगर ऐसा आप करके अध्ययन करते हैं तो यह जो स्टडी होगा राइट, तो ये जो स्टडी होगा, ये स्टडी जो है आपका साइंटिफिक होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। तो इस कल्चर रिलेटिविज्म के जो कॉन्सेप्ट है उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, और इसलिए यह कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी पॉपुलर रहा।
आज भी एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग इस कल्चर रिलेटिविज्म के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि इसका भी कुछ क्रिटिक्स हाल के वर्षों में किया गया है एंथ्रोपोलॉजी में, क्योंकि इसमें एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नो एनी कल्चर इज सुपीरियर और इन्फीरियर, ईच कल्चर हैज देयर ओन यूनिकनेस। अगर इस लाइन को हम एब्सोल्यूट रूप में एक्सेप्ट करते हैं, यानी एब्सोल्यूट कल्चर रिलेटिविज्म को एक्सेप्ट करते हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे जो कल्चर हैं उस कल्चर में कई ऐसे ट्रेडिशन हैं जो ह्यूमन राइट को वायलेट करते हैं, और अगर आप एक कल्चर की यूनिकनेस के आधार पर उसका प्रोटेक्शन करते हैं तो इट मीन्स कि आप ह्यूमन राइट का वायलेशन भी करते हैं। और इसीलिए यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा कल्चर रिलेटिविज्म एंड ह्यूमन राइट, है ना, या कभी पूछा कि ह्यूमन राइट का किस तरह से वायलेशन होता है इस कॉन्सेप्ट से। तो इसका मतलब है कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कल्चरल रिलेटिविज्म जो है इस कॉन्सेप्ट का क्रिटिक्स क्या है ना, यानी कि एब्सोल्यूट रिलेटिविज्म वर्तमान में जो कि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं और वी वांट टू ट्रांसफॉर्म आवर ट्रेडिशनल सोसाइटी, तो हम एब्सोल्यूट कल्चर रिलेटिविज्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो कई समाज में, जैसे हमारे समाज में डाउरी है ना, तो डाउरी को आप कल्चर रिलेटिविज्म के आधार पर आप राइट नहीं कर सकते हैं। आप चाइल्ड मैरिज को राइट नहीं कर सकते हैं। आप जो है प्रोस्टिट्यूशन को आप कल्चर रिलेटिविज्म के आधार पर राइट नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो प्रक्रिया है उसको आप नहीं कर सकते हैं। स्लेवरी को आप उसके आधार पर नहीं कर सकते हैं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को उसके आधार पर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कल्चरल नॉर्म्स हैं, अलग अलग सोसाइटी में हैं, तो उन कल्चरल नॉर्म्स को आप कल्चर रिलेटिविज्म के आधार पर एक तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको राइट नहीं कर सकते हैं। तो फिर संशोधित रूप में क्या है कि आप कल्चर रिलेटिविज्म को आज के डेट में हम रिलेटिव कल्चरल रिलेटिविज्म को एक्सेप्ट करते हैं। रिलेटिव कल्चर रिलेटिविज्म का मतलब क्या है कि अगर कल्चर से ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं होता है, हमारे कल्चरल नॉर्म से ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं होता है, तो इस स्थिति में हम कल्चर के यूनिकनेस को एक्सेप्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम उस कल्चर का अध्ययन करते हैं। और इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। थैंक यू।